प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित साथियों के लिए, विद्यार्थी साथियों के लिए प्रश्न पत्र भाषा, हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाले इकाई 1 को ध्यान में रखते हुए हरीश शर्मा की पुस्तक से भाषा, परिभाषा और प्रकार को रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। चलिए, तो रिकॉर्डिंग को ध्यान से आप लोग सुनिए। भाषा की परिभाषा और प्रकार। भाषा यह संस्कृत की भाष धातु से निष्पन्न है। इसका अर्थ है व्यक्त वाणी, अर्थात भाष व्यक्तव्याम वाची। भाष व्यक्तव्याम वाची। इस कथन में भाषा का संपूर्ण लक्षण समाहित है। भाषा विज्ञान के संदर्भ में भाषा से हमारा तात्पर्य मनुष्य की व्यवस्थित ध्वन्यात्मक भाषा से होता है। इससे इतर भाषा का कोई रूप वैज्ञानिक द्वारा ग्राह्य नहीं है। भाषा विज्ञान द्वारा ग्राह्य नहीं, इससे इतर भाषा का कोई रूप भाषा विज्ञान द्वारा ग्राह्य नहीं है। भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा विचारकों ने समय समय पर भाषा को परिभाषित किया है। भाषा के संबंधों में प्राचीन भारतीय विद्वानों पाणिनि और पतंजलि ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है। वाक्य पदीय में शब्द की उत्पत्ति और ग्रहण के संबंध में भर्तृहरि का कथन है। भर्तृहरि कहते हैं, शब्दः कारणमर्थस्य सह ही तेनोपजयते तथा च बुद्धिविषयादयार्थ छंदः प्रतीयते। पुनः देखिए, शब्दः कारणामर्थस्य सह इति हि तेनोपजयते तथा च बुद्धिविषयादयार्था च छंदः प्रतीयते। बुद्ध्यर्थे जाते तदानि दृश्यते। ठीक, उपयुक्त से भर्तृहरि का अभिप्राय है शब्द व्यापार या भाषण प्रक्रिया दो बुद्धियों के बीच आदान प्रदान का माध्यम। नीचे हम पाश्चात्य एवं भारतीय भाषाविदों और व्याकरणों द्वारा दी गई भाषा की परिभाषाएं दे रहे हैं। भाषा उन वाचिक प्रतीकों की यादृशिक व्यवस्था है। भाषा उन वाचिक प्रतीकों की यादृशिक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष के सदस्य परस्पर व्यवहार और क्रिया प्रतिक्रिया में संलग्न होते हैं। भाषा वाक ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति है। ठीक, इसी प्रकार हम पाश्चात्य विद्वानों को देखेंगे तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्री वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट एंड इंटरैक्ट। एक्सट्रावेंट लिंग्विस्टिक चेंज ने यह बात वहाँ से लिया गया है। चलिए हरीश शर्मा को देखते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उच्चरित ध्वनि प्रतीकों के प्रयोगों को भाषा कहते हैं। विचारों, भावनाओं
और इच्छाओं को स्वेच्छा से उत्पन्न प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषित करने की विशुद्ध मानवीय और यत्नज पद्धति को भाषा कहते हैं। उच्चारण अवयवों से उत्पन्न माध्यम प्रतीक प्राथमिकता श्रावणित होते हैं। भाषा का सार तत्व यह है कि वह एक मानवीय सक्रियता है। मनुष्य के बीच पारस्परिक बोध के लिए एक सक्रियता, ताकि वक्ता के मन की बात को श्रोता समझ सकें। भाषा यादृशिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे कोई सामाजिक समुदाय परस्पर सहयोग करता है। भाषा ऐसे परंपरागत चिन्हों की व्यवस्था है जिन्हें स्वेच्छा से मनुष्य कभी भी उत्पन्न कर सकता है। भाषा सीमित ध्वनियों से संयोजित व्यवस्था है जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति होता है। ठीक। एच गार्डिनर स्पीच एंड लैंग्वेज से हम लोग देखें तो पश्चात विद्वानों की जो राय है वो है द कॉमन डिफिनेशन ऑफ स्पीच इज द यूज ऑफ आर्टिकलेट साउंड सिंबल्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। ठीक। इसी प्रकार एडवर्ड स्पायर की लैंग्वेज से देखें तो लैंग्वेज इज प्रॉपरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिकल्टी, सॉरी क्या लिखा है, नॉन इंस्टिटिव मेथड ऑफ communicating ideas, emotion and desire by means of a system of voluntarily produce symbols. Their symbols are in the first intention auditory and they are pursued by the so-called range of speech. भाषा एक व्यवस्थित ध्वनि योजना है जिसका प्रयोग वास्तविक सामाजिक स्थितियों में किया जाता है। दूसरे शब्दों में भाषा को संदर्भ जनित व्यवस्थित ध्वनि योजना कहना समझनी होगा। अपने व्यापक अर्थ में भाषा के अंतर्गत ऐसे ध्वनि संकेतों का पूर्ण योग आता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और अनुभूतियों को व्यक्त कर सकते हैं तथा जिन्हें स्वेच्छानुसार उत्पन्न किया और दोहराया जा सकता है। भाषा संचरित होती है अर्थात प्रत्येक भाषिक उक्ति किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर संगठित होती है। ये सिद्धांत प्रयुक्त शब्दों के रूप, शब्दक्रम आदि का निश्चय करते हैं। मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। ठीक। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा है। इसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट कर सकते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है
उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है, जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं। उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक मतलब आर्बिटरी ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर भाषा के प्रमुख लक्षण इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। हरीश शर्मा जी निर्धारित करते हुए कह रहे हैं कि भाषा मानव मुख से उच्चरित ध्वनि समूह, ठीक, शीर्षक के अंतर्गत कहते हैं कि इस लक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाषा मानवीय है तथा मुख से उच्चरित ध्वनियों को ही भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। किन्हीं और अंगों से उत्पन्न ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता, भले ही ये ध्वनि संकेत किसी निश्चित मंतव्य को प्रकट क्यों न करते हों। हथेली पटकना, चुटकी बजाना, पैर पटकना आदि को भाषा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार मानवेतर पशु पक्षियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि संकेतों को भी भाषा नहीं कहा जा सकता, भाषा नहीं कहा जा सकता। मात्र मनुष्य मात्र का यह अनुभव है कि ध्वनि रूप होने के कारण भाषा बोली और सुनी जाती है। इस कथन का यह अभिप्राय है कि भाषा का उच्चरित रूप लिखित रूप अंकन पक्ष की अपेक्षा प्राथमिक महत्व का है। भाषा के ध्वनन पक्ष को प्राथमिक महत्व देने का कारण यह है कि सभी मानवीय भाषा ध्वनियों का उच्चारण एक ही प्रकार के ध्वनि यंत्रों से होता है। भाषा विज्ञान मानवीय भाषा का ही अध्ययन करता है। भाषा रेखीय, ठीक, भाषा रेखीय भाषा ध्वनियों का उच्चारण अवयवों की अनुक्रमिक गति के कारण संभव होता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि रेखीयता, ठीक, रेखीयता लाइनरिटी मौखिक भाषा की आधारभूत विशेषता है, अर्थात भाषा का सही प्रतिनिधित्व प्रत्येक भाषा ध्वनि के लिए पृथक पृथक ध्वनि प्रतीकों के प्रयोग द्वारा संभव है। इन ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था रेखीय अनुक्रममूलक होती है। रेखीय अनुक्रमता उच्चरित ध्वनि क्रम के समानांतर होती है, ठीक। भाषा व्यवस्थित भाषा मात्र ध्वनि समूह नहीं है, वरन इन ध्वनियों का सुव्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिज्ड होना भी आवश्यक है ना, व्यवस्थित होना भी आवश्यक है। यह व्यवस्था शब्द से लेकर वाक्य तक बराबर दृष्टिगोचर होती है। ध्वनियों की व्यवस्थित एकमात्रता को भाषा नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मानव मुख से उच्चरित सभी ध्वनियाँ भाषा नहीं कही जा सकती हैं और वे सांख्यातीत नहीं होती। फिर सांख्या कुछ भी हो, मनमाने ढंग से ध्वनियों का मेल नहीं होता। इसके लिए एक स्वीकृति व्यवस्था की निरंतर अपेक्षा होती है। यह व्यवस्था ध्वनि मूलक भी हो सकती है और व्यवस्था मूलक भी।
इससे यह अभिप्राय है कि हम न तो मनमाने ढंग से ध्वनि को इकट्ठा कर के सार्थक शब्द प्राप्त कर सकते हैं, न शब्दों में प्रत्येक प्रत्यय योग अपनी इच्छा से कर सकते हैं। वाक्य की योजक इकाइयों को भी स्वीकृत व्यवस्था के अनुरूप ही संयोजित किया जा सकता है। धर्म, संपदा आदि ध्वनि मूलक व्यवस्था के निर्देशन हैं। इन्हें हम धर्म संपदा नहीं कह सकते। प्रभुता, अनिच्छा रूपक, रूप मूलक व्यवस्था के उदाहरण हैं। इन्हें हम प्रभुता, इच्छान नहीं कर सकते। इसी प्रकार राम को एक पुस्तक दो वाक्य को हम को राम दो पुस्तक या दो पुस्तक को राम नहीं कर सकते। व्यवस्था की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि इसके कारण भाषा के लिए अपेक्षित उत्पादन क्षमता में अकल्पनीय वृद्धि हो सकती है, मतलब हो सकती है। ठीक, मनुष्य की भाषा विकृति इसके मनुष्य की भाषा विवृत्ति के मूल में यही उत्पादन क्षमता रहती है। इसी के फलस्वरूप अपरिमित उक्तियां संभव हैं। प्रतिभा संपन्न वक्ता सीमित व्यवस्था के अंतर्गत नए नए वाक्य बोलता है। नए होते हुए भी ये समझे जाते हैं व्यवस्था ही भाषा को न सृजनात्मक आधार और सामाजिक रूप देती है। भाषा के इसी लक्षण को ध्यान में रखकर उसे संचित अथवा आवयविक रचना भी कहा जाता है। सार्थकता भाषा का महत्वपूर्ण लक्षण है। हम जो भी बोलते अथवा सुनते हैं वह किसी न किसी प्रकार सार्थक होता है। यह संभव है कि हमारा बोलना अप्रासंगिक, अस्पष्ट अथवा अनुचित हो और इसी में वह समझा भी जाए, पर यह नहीं हो सकता कि वह समझ में ही न आए। पारस्परिक बोध गम्य होना भाषा की अनिवार्यता है और इसका निर्वाह भाषा में निहित सार्थकता के द्वारा ही संभव है। यादृशिकता, पांचवा पॉइंट है यादृशिकता। ठीक, यादृशिकता भाषा का मूल गुण है। यादृशिकता भाषा के यादृशिक होने का यह अभिप्राय है कि शब्द रूप में संक्रमित ध्वनि समूहों का उसके प्रयोजन अर्थों से कोई सहज एवं अपरिवर्तनीय संबंध नहीं होता। इसका प्रमाण यह है कि एक ही वस्तु अथवा पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग होता है। इस सहज विशेषता के कारण ही संसार भर में 6000 से अधिक भाषाएं पाई जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यादृशिकता विविध भाषा सापेक्ष है, लेकिन भाषा की यादृशिकता का यही अभिप्राय है कि वस्तु निर्देशन करने वाले शब्द प्रयोग एकदम आरंभ में ही स्वेच्छाजनित हो सकते हैं। सामाजिक प्रयोगों में आने के उपरांत ही उनकी यादृशिकता समाप्त हो जाती है। इस प्रसंग में यह अवश्य उल्लेख है कि अनुसरण मूलक शब्द और उनके अर्थ पर्याप्त मात्रा में सहजात होते हैं। यथा भाव भाव, काँव काँव, टाँय टाँय, कूँ कूँ, कुहू कुहू, छाँ छाँ, छाँय छाँय, सर सर, फर फर, फिट फिट, किट किट आदि। लेकिन एक तो इनकी संख्या अत्यंत सीमित होती है, दूसरे श्रावणिक ग्रहण में अंतर की संभावना को एक दम नकारा नहीं जा सकता। टिटहिरी की आवाज को लोक में
उत्तिकी, कहीं कहीं पर हुट्टिटी भी होता है ना, देखो उत्तिकी रूप में अनुकृत किया जाता है। जबकि कबीर पंत ने इस पक्षी की आवाज को टीवी टुट टीवी टुट ठीक टुट टीवी टुट के रूप में अंकित किया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि इनमें यादृच्छिकता का प्रायः यह भाव रहता है, तो भी ये संपूर्ण भाषा की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। अतः भाषा को अपने मौलिक रूप में यादृच्छिक कहना उपयुक्त नहीं है। भाषा उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा और प्रयोजन में यादृच्छिक संबंध है। अतः किसी भाषा में शब्दों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती और साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा की अभिव्यक्ति सीमा बस इतनी ही है। अर्थात हम यह नहीं कह सकते कि अपनी भाषा संपदा से हम कितना काम ले सकते हैं। हाकेट ने इसी को अर्थवत्ता की असीम क्षमता कहा है। क्षमता कहा है। ठीक। छठवां पॉइंट है रूढ़ता। भाषा रूढ़ होती है। इस लाक्षणिक कथन का यह अभिप्राय है कि जब भाषा का कोई भी रूप प्रयोग में आने के बाद सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, तब अर्थ विशेष की अभिव्यक्ति के लिए वह भाषिक प्रयोग रूढ़ हो जाता है। वस्तुत स्थिति तो यह है कि भाषा की रूढ़ता में ही उसकी सामाजिक संप्रेषणीयता सन्निहित है। यदि ऐसा न होता तो प्रत्येक मनुष्य अथवा सामाजिक समुदाय प्रतिक्षण मनमाने प्रयोग करता रहता और भाषा केवल वक्ता अथवा वर्ग विशेष के लिए ही अर्थपूर्ण होती, शेष व्यक्तियों के लिए सर्वथा दुर्बोध एवं निष्प्रयोजित। इसी लक्षण के आधार पर भाषा को परंपरागत चिन्हों की व्यवस्था कहा जाता है। सातवां पॉइंट समाज सापेक्षता। उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष सहज निकल आता है कि भाषा सामाजिक होती है। उसकी सार्थकता एवं सजीवता समाज सापेक्ष होती है। अर्थात भाषा को जो अर्थ दिया जाता है उसके लिए समाज का होना अनिवार्य है। साथ ही वह समाज की सापेक्षता में ही जीवित रह सकती है तथा उसका विकास भी समाज के भीतर ही संभव है। व्यक्ति भाषा भी समाज सापेक्ष होती है। वक्ता विशेष की कतिपय विशेषताओं को लिए हुए भी यह संरचना एवं प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक होती है। इसका अभिप्राय यह है कि एक शब्द विभिन्न प्रकार से उच्चारित होने पर भी समाज द्वारा उसी अर्थ में गृहीत होता है जो उसका अभिप्रेत होता है। एक गांव की जगह एक गांव सुने जाने पर भी वह एक गांव के अर्थ में ही गृहीत होता है। इसी प्रकार सामाजिक प्रवृत्ति को स्वविहितता कहा जा सकता है। डिस्क्रीटनेस। भाषा को संप्रेषणीयता का दायित्व निभाना होता है और इस दायित्व का निर्वाह
समाज के भीतर ही संभव है। इस संदर्भ में सी क्रीपर और H.W. विडोसन के विचार दृष्टव्य है। उनका कथन है, भाषा को एक रूपात्मक व्यवस्था के रूप में समझने के लिए उन नियमों को जानना जरूरी है जिनकी सहायता से सुव्यवस्थित वाक्यों का व्युत्पादन संभव होता है। लेकिन भाषा को सामाजिक अंतरक्रिया इंटरैक्शन के रूप में जानने और समझने के लिए उन प्रयोग रूढ़ियों को जानना भी जरूरी है जो एक विशेष सामाजिक स्थिति में प्रयुक्त होकर समुचित एवं सुगठित वाक्यों का चयन नियंत्रित करती है। यत्न साधनता भाषा यत्न होती है। इस उक्ति का स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य यत्न करके भाषा सीखता है, अर्थात जन्म के समय वह कोई भी भाषा नहीं जानता। सीखने से लेकर भाषागत परिष्कृत और दक्षता प्राप्ति करने के लिए उसे सतत प्रयत्न करना होता है। प्रयत्न के द्वारा मनुष्य कोई भी भाषा सीख सकता है। यह तथ्य स्वतः प्रमाणिक है। इसलिए यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, लेकिन चास्की ने प्रत्येक शिशु में भाषा के अंतर्निहित ज्ञान की कल्पना की है। इस कल्पना का आधार यह है कि शिशु अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही भाषा सीख लेता है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। निस्संदेह शिशु में भाषा सीखने की असाधारण शक्ति और क्षमता होती है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह पहले से ही कोई भाषा जानता है। इसका यही अर्थ है कि उसकी ग्रहण और धारण शक्ति अत्यंत प्रबल होती है, जिसके सहारे उसके लिए कुछ भी सीखना कठिन नहीं होता। व्यवहारशीलता भाषा एक व्यवहार है। लैंग्वेज इज बिहेवियर। भाषा में भावन क्रिया सन्निहित है, अर्थात भाषा प्रयोग के द्वारा आप समाज को संवेदनशील एवं सक्रिय बनाते हैं। इसमें उत्प्रेरण और प्रतिवाचन की अपरिमित शक्ति निहित है। हम देशभक्ति के गीत सुनकर बलिदान करने के लिए क्यों कटिबद्ध हो जाते हैं? दुखात्मक गीत सुनकर क्यों शोकाकुल हो जाते हैं? ऐसे और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर यही है कि भाषा अपने आप में एक व्यवहार है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भाषा एक अभिव्यक्ति है जिसमें अभिप्रेरण और तद अनुरूप आचरण की क्रियाशीलता रहती है। भाषा का सामाजिक होना भाषा की इस प्रकृति पर निर्भर है। इसलिए भाषा को सक्रियता के गुण से अलंकृत किया जाता है। ठीक, नवा पॉइंट है कालातीतता। भाषा कालातीत होती है। ठीक, मतलब काल और अतीत होती है अगर संधि विशेष करें तो। भाषा का वह लक्षण इस बात का प्रमाण है कि उक्ति का प्रभाव क्षेत्र काल विशेष तक ही सीमित नहीं होता, वरन उसका प्रभाव एवं महत्व चिरकालिक होता है। अतीत की वस्तु हो जाने पर भी वर्तमान और भविष्य के लिए उसकी अर्थमयता बना रहती है। शेक्सपियर का यह कथन फैलटी द नेम इन वुमैन जितना संदर्भ विशेष में अभिव्यंजक था उतना ही आज भी है और आगे भी रहेगा। संदर्भ के साथ मूल्यांकित करने पर तो भाषा की सत्यता सदैव ही प्रमाणित हो रहती है।
इस प्रसंग में यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि भाषा कभी नहीं मरती, देश काल से उसका रूपांतरण मात्र होता है। इस विशेषता को हाकेट ने स्वस्थान से विचलन की संज्ञा दी है। प्रतिरूपात्मक एकाधिकता प्रत्येक भाषा में ध्वनिग्रामों की संज्ञा सीमित होती है, लेकिन प्रतिरूपात्मक एकाधिकता के कारण अगणित रूपीम संभव होते हैं। विभिन्न परिवर्तन मूलक संभावनाओं के कारण थोड़े से ही ध्वनियों में अकल्पनीय अर्थवाही शब्द रूप संभव होते हैं, यथा पीला। इसमें प, दीर्घ ई, ल और आ 4 ध्वनिग्राम हैं। इन्हीं ध्वनिग्रामों के परिवर्तों के भिन्न भिन्न संयोगों के द्वारा एकाधिक सार्थक शब्द रूपों की रचना संभव है। जैसे यथा लीपा, ल ई प आ, ठीक। पाली, प आ ली ई, ठीक। प्लाई, प ल आ ई, ठीक। मानव भाषा के अतिरिक्त यह स्थिति एवं अव्यवस्था कहीं नहीं है। मानव भाषा के अतिरिक्त यह स्थिति एवं अव्यवस्था कहीं नहीं है। प्रत्येक भाषा के विभिन्न प्रकार सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भाषा के प्रयोग अनेक रूपों में पाए जाते हैं। ये प्रयोग व्यक्ति की बोली के स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व भाषा तक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आगे हम भाषा के अभिन्न रूपों का सामान्य परिचय दे रहे हैं। परिनिष्ठित भाषा जब किसी बोली या बोलियों के समूह को शिक्षित वर्ग की वाणी की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, तब उसे परिनिष्ठित भाषा अथवा मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा दीक्षा के माध्यम के रूप में होता है तथा राजकीय कार्य और साहित्यिक रचनाएं इसी के माध्यम से होती हैं। परिनिष्ठित भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है तथा इसकी एक निश्चित व्याख्या होती है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, उर्दू आदि भाषाएं हैं। इसकी कतिपय परिभाषाएं द्रष्टव्य हैं। देखिए, हरीश शर्मा जी कहते हैं परिनिष्ठित भाषा किसी भाषा की उस विभाषा डायलैक्ट को कहा जाता है जिसे साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अन्य विभाषाओं की तुलना में वरीयता प्राप्त हो जाती है तथा जिसे अन्य विभाषाभाषी सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त भाषा स्वीकार कर लेते हैं। ठीक। आचार्य श्याम सुंदर दास ने इसे टकसाली भाषा कहा है। क्या कहा है? टकसाली कहा है। कई विभाषाओं में व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट परिग्रहित विभाषा की भाषा या टकसाली भाषा कहलाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कोई विभाषा परिष्कृत होकर शिष्ट जनों का सामाजिक अनुमोदन प्राप्त करके महत्वपूर्ण हो जाती है, तब उसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। हिंदी की खड़ी बोली इसका उदाहरण है। मानक भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेने पर यह पार्श्ववर्ती विभाषाओं एवं बोलियों को भी प्रभावित करने में सक्षम होती है।
प्रत्येक परिनिष्ठित भाषा के मौखिक और लिखित रूप पाए जाते हैं। मौखिक रूप पर प्रदेश विशेष की छाप रहती है, लोकलिटी की छाप रहती है। लिखित रूप प्रादेशिक प्रभाव से मुक्त रहता है। विभाषागत विभिन्नताओं में एकता का भाव प्रस्तुत करने के कारण यह सांस्कृतिक एकता की समर्थ नियोजिका के रूप में सहज प्रतिष्ठापित हो जाती है। ठीक, विभाषा अथवा उपभाषा। विभाषा अथवा उपभाषा आचार्य श्याम सुंदर दास के शब्दों में कहें तो एक प्रांत अथवा उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा कहलाती है। मेरियो-पेई ने, एक विद्वान है मेरियो-पेई ने विभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया है। उनका कहना है, विभाषा किसी भाषा विशेष की एक शाखा अथवा उस एक वरिष्ठ रूप है, उसका एक वरिष्ठ रूप है जिसका प्रयोग एक निश्चित भूभाग में होता है। उच्चारण, व्याकरण, शब्दावली आदि की दृष्टि से यह भाषा मतलब परिनिष्ठित भाषा से भिन्न होती है। इस प्रकार की भिन्नताओं के आधार पर यह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। मेरियो-पेई कहते हैं, ग्लोसरी ऑफ लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी में पृष्ठ संख्या 258 पर कि दैट डायलेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज विच हैज gained literary and cultural supremacy over the other dialects and is accepted by the speakers as the most proper and socially desirable form of the language. लेकिन अस्तित्व की यह स्वतंत्रता उस सीमा तक नहीं होती कि उसे भाषा का दर्जा प्राप्त हो सके। भाषा की अपेक्षा इसका क्षेत्र पर्याप्त होता है। ठीक, परिनिष्ठित भाषा का विवेचन करते हुए कहा गया है कि वह विभाषा का ही एक विशेषीकृत रूप है। भाषा के अंतर्गत विभाषा एक भूभाग विशेष से जुड़ी होती है। जिस भाषा का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से जितना अधिक व्यापक होता है, उसके अंतर्गत भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर उतनी ही अधिक विभाषाओं की संभावना होती है। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत ब्रज, स्थानी, अवधी, बुंदेली, हरियाणवी आदि समृद्ध भाषाएं हैं। एक भाषा के अंतर्गत पाई जाने वाली विभाषाओं में परस्पर बोधगम्यता का अभाव नहीं रहता है। उच्चारणगत, शब्दावलीगत अथवा प्रयोगगत अंतरों के होते हुए भी सामान्य रूप से विभाषाएं समझ में आ जाती है। प्रत्येक विभाषा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। कतिपय विद्वान प्रांतीय अथवा उपप्रांतीय आधार पर स्वीकृत भाषाओं को विभाषा की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन हमारे विचार से मतलब हरीश शर्मा के विचार से ये भाषाएं हैं और इसी आधार पर संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं मतलब संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय भाषाओं मतलब नेशनल लैंग्वेज के रूप में स्वीकृत हैं।
वस्तुतः ये प्रादेशिक भाषाएं हैं, इनका वर्णन अलग से किया जाना समीचीन होगा। ठीक। प्रादेशिक भाषाएं भारत जैसे देश में एकाधिक प्रदेश हैं। भौगोलिक, ऐतिहासिक आदि कारणों से अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाओं का पाया जाना सर्वथा स्वाभाविक है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान में स्वीकृति सभी राष्ट्रभाषाएं प्रादेशिक भाषाएं हैं। बंगला, मराठी, गुजराती आदि समृद्ध प्रादेशिक भाषाएं संबद्ध प्रदेशों में आंतरिक राज्य व्यवस्था और शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत हैं। बोली शब्द बोली विभाषा के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटा स्थानीय रूप है। इसमें साहित्य का प्रायः अभाव रहता है तथा जो थोड़ा बहुत साहित्य रचा भी जाता है वह मौखिक होता है। उदाहरण के लिए कौरवी के अंतर्गत मेरठी, मुजफ्फरनगरी, सहारनपुरी आदि बोलियां हैं। मेरठी बोली के अंतर्गत भी बड़ौती जैसी बोलियां अपना महत्वपूर्ण अस्तित्व रखती हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास की बोली की परिभाषा इस प्रकार है। आचार्य श्याम सुंदर दास कहते हैं कि बोली से हमारा अभिप्राय उस स्थानीय और घरू बोली से है जो तनिक भी साहित्यिक नहीं होती है और बोलने वाले के मुख में ही रहती है। मेरियों पेई बोली को एक विशेष क्षेत्र के निम्न वर्गीय व्यक्तियों की अलिखित लोकप्रिय वाणी मानते हैं। ठीक। एक विभाषा के अंतर्गत एकाधिक बोलियां रहती है। इन बोलियों में पाए जाने वाला अंतर अत्यंत नगण्य होता है। वर्ग विशेष के लोगों में थोड़ी बहुत शब्दावली भिन्न हो सकती है, लेकिन उच्चारण, व्याकरण आदि की दृष्टि से सभी वर्गों के व्यक्तियों की बोली समान होती है। बोली की अपनी विशेषताएं इतनी प्रखर होती है कि यह पता लगाना बहुत कठिन नहीं होता कि अमुक व्यक्ति अमुक स्थान का रहने वाला है। अतः मेरियर-पेई का यह कथन स्वीकार्य नहीं कि बोली का संबंध अशिक्षित एवं निम्न वर्ग के लोगों से ही होता है। वस्तुतः बोली का अपना एक स्थानीय रंग होता है, गंध होता है। उस रंग के कारण धर्म तथा जाति भेद भी नगण्य हो जाते हैं। उच्चारण का ढंग और व्याकरणिक गठन पर बोली विशेष का अस्तित्व निर्भर करता है। शब्दावली में पाए जाने वाले अंतर के आधार पर बोली शब्दावली के अंतर के कारण ही अलग से उल्लेख होती है, लेकिन रहती है वे बोली विशेष ही। अर्थात मेरठ के जुलाहों की शब्दावली के आधार पर भले ही हम जुलाहों की बोली का उल्लेख करें, पर वह होगी मेरठी बोली ही। भाषा और बोली में थोड़ा अंतर देख लीजिए। ठीक। भाषा और बोली में भाषा वैज्ञानिक के लिए कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता। स्थूल रूप से बोली हम उसे कह सकते हैं जो व्यापक भाषा के भीतर अलग अलग जातियों के द्वारा अलग अलग स्थानों में कुछ भेदक विशेषताओं के साथ बोलचाल के लिए दैनिक प्रयोग में आती है। ऐसी अनेक बोलियों को जब परिष्कृत एवं परिनिष्ठित रूप प्राप्त हो जाता है और वे उच्च स्तरीय चिंतन और लेखन के अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में प्रयोग में आने लगती हैं, तब उन्हें योजक शक्ति के रूप में भाषा की मान्यता मिल जाती है।
लेकिन विश्लेषण आदि की दृष्टि से भाषाएं और बोलियां अध्येता को प्रायः एक प्रकार की अध्ययन सामग्री प्रदान करती है। कतिपय विदेशी विचारकों की मान्यताएं दृष्टव्य हैं। भाषाविद के लिए बोली और भाषा में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। बोली और भाषा में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। भाषाओं और बोलियों में विभाजक रेखाएं खींचना असंभव है। अपने अपने सीमांतों पर एक दूसरे में अदृष्ट रूप में घुली मिली रहती है। भाषा और बोली में कोई तात्विक अंतर नहीं है। भाषा अपने मूल रूप में एक बोली ही होती है। किसी विशेष कारण से जब वह बोली प्रमुखता प्राप्त कर लेती है तब वही भाषा बन जाती है। वास्तव में इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। यहाँ तक कि एक भाषाविद भी इस प्रश्न का उत्तर देने में कतराता है। ठीक, उपर्युक्त वर्णों से विवेचन से भी यही ध्वनित होता है कि दोनों में विश्लेषणीय दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता। फिर भी कुछ अंतर इस प्रकार के हैं। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का सीमित। बस क्षेत्र देखो, भाषा के अंतर्गत पाई जाने वाली बोलियों में अंतर होते हुए भी परस्पर बोधगम्यता रहती है, लेकिन दो भाषाओं में इस प्रकार की बोधगम्यता संभव नहीं होती। खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी आदि हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी, मराठी, बंगला, फ्रेंच आदि भाषाएं हैं। भाषा शिक्षा दीक्षा का माध्यम होती है। शासन, साहित्य आदि भाषा के माध्यम से ही संभव है। बोली सीमित क्षेत्र में होने के कारण इतने व्यापक कार्य संपादन में असमर्थ होती है। लेकिन जहाँ तक साहित्य रचना का प्रश्न है, उसमें बोली के जीवंत प्रयोग भाषा की शक्ति एवं उसका प्रभाव बढ़ाने में सहायक तो होते ही हैं, साथ ही सहज और स्वाभाविक स्पर्श प्रदान करने में भी उनका सक्रिय सहयोग होता है। निष्कर्ष रूप में कुछ बातें भाषा और बोली के संबंध में कही जा सकती है। बोली के संबंध में कही जा सकती है। पहला, भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, बोली का छोटा। दूसरा, भाषा के अंतर्गत एकाध अधिक बोलियां होती है। ठीक। तीसरा, एक भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियों के बोलने वाले एक दूसरे की बोली को समझ लेते हैं। यथा खड़ी बोली बोलने वाला आसानी से हरियाणा की बोली को समझ सकता है, परंतु इस कसौटी को किसी प्रमाणिक कसौटी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही भाषा की कुछ बोलियां ऐसी होती हैं जिसे समझना दुष्कर होता है। जैसे हिंदी भाषा की खड़ी बोली बोलने वाला अवधी अथवा भोजपुरी को नहीं समझ सकता, और संपर्क में रहने वाले हरियाणा निवासी पंजाबी जो एक स्वतंत्र भाषा है को समझ लेते हैं। ठीक। भाषा प्रायः साहित्य, शिक्षा तथा शासन के कामों में आती है, लेकिन यह भी कोई बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि हिंदी की अनेक बोलियों में पर्याप्त साहित्य लिखा गया। आंचलिक साहित्य में तो बोलियां बड़ी उदारता से प्रयुक्त हो रही हैं। बोली, व्यक्ति बोली सामान्यतया यह कहा जाता है कि मुंडे मति भिन्ना सुंडे सरस्वती। किसी सीमा तक यह उक्ति ठीक है, क्योंकि एक भाषा विशेष के वक्ताओं में सर्वथा एक रूपता नहीं रहती। यहाँ तक कि यदि एक ही व्यक्ति एक बात को
एकाध अधिक बार कहे तो उसके बोलने में अंतर आ जाएगा, लेकिन यह अंतर ऐसा नहीं होगा कि पहले का कथन बाद के कथन की तुलना में उल्लेखनीय दृष्टि से पृथक एवं नया हो। यदि ऐसा होने लग जाए तो समाज का काम एक दिन भी न चल पाए, ठीक एवं न चल पाए। वस्तुतः स्थिति यह है कि अंतर इतना सूक्ष्म होता है कि प्रत्येक बार तक विधायक नहीं कहा जा सकता। वक्ता विशेष को जब दोबारा सुना जाता है तो श्रोता कतिपय विशेष प्रवृत्तियों को लक्ष्य करता है। इन विशेष प्रवृत्तियों की वक्ता के प्रत्येक वक्तव्य में पुनरावृत्ति होती है। इन्हीं के द्वारा श्रोता अपने पूर्व परिचित वक्ता को पहचान लेता है। इसी पहचान के हम यह कहने में असमर्थ होते हैं कि यह भाषा शैली अमुक व्यक्ति की है। इसी पहचान के आधार पर व्यक्ति बोली इंडियोलैक्ट की धारणा की कल्पना की गई। प्रत्येक वक्ता अथवा लेखक का अपना भाषागत वैशिष्ट्य होता है, जिसकी सहायता से हम वक्ता तथा लेखक के बीच भेद कर सकते हैं। व्यक्ति के स्तर पर भी भाषा के उतने ही भेद होते हैं जितने रूपों में वह क्रियाशील रहती है। उदाहरण के लिए जब व्यक्ति स्वामी की स्थिति में होता है तब उसकी भाषा में एक विशेष प्रकार की छवि रहती है। इसके विपरीत जब वह अपने स्वामी के समान होता है तब उसके बोलने का स्वर बदल जाता है। कक्षा में अध्यापक के बोलने का ढंग एक प्रकार का होता है, परिवार में सर्वथा दूसरे प्रकार का। उपर्युक्त व्यवहारिक वास्तविकता के रहते हुए भी कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो विभेदों को समाप्त करके व्यक्ति की आंतरिक एक सत्ता को सुरक्षित रखती है। व्यक्ति भाषा का निर्धारण करने के लिए हमें सूक्ष्म विभेदात्मक स्थितियों से ऊपर उठकर स्थूल अभेदात्मक स्थितियों तक आना पड़ता है। समाजगत व्यवहारिकता की दृष्टि से यह अनिवार्य है। मेरियो पेई ने व्यक्ति बोली के विषय में लिखा है, व्यक्ति बोली व्यक्ति की आदत और शब्दों के चयन संबंधी वैशिष्ट्य के साथ भाषा का वैयक्तिक प्रयोग है। दूसरे शब्दों में वे व्यक्ति बोली को सामान्य भाषा का वैयक्तिक रूपांतरण मानते हैं। अपभाषा भाषाओं में पाए जाने वाले अनार्स एवं व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों को अपभाषा की संज्ञा दी जाती है। ये प्रयोग शिष्ट जन समुदाय द्वारा अग्राह्य होते हैं। इस प्रकार की भाषा में सामान्य भाषा द्वारा स्वीकृत आदर्शों की अवहेलना होती है। शब्दों का प्रयोग विधि रहित तथा अर्थापकर्ष मूलक होता है। लाक्षणिक प्रयोग भी प्रायः हीनताबोधक होते हैं। यह एक विशिष्ट वर्ग के लोगों में प्रचलित होती है। वस्तुतः अपभाषा निश्चित आदर्श से पतन की सूचिका है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में अपभाषा मूलक प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनसे प्रयोक्ताओं के मानस का जीवंत निर्देशन प्राप्त होता है। व्याकरणिक नियमों की उपेक्षा मैंने तुझको बोल दिया ना, बस अब चलता बन। मैंने तुझको बोल दिया ना, बस अब चलता बन, मेरे पर तेरा कुछ नहीं है। व्याकरणिक नियमों की उपेक्षा। अब अभद्र भाषा प्रयोग देखिए, तेरे बाप का घर है जो कुर्सी तोड़ रहा है। अबे ओ मुर्गी के क्यों आंख दिख रहा, तेरा है कभी भरे भी है। वस्तुतः भाषा का प्रयोग विशेषकर असंस्कृत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।
कभी कभी वो समवयस्क मित्र भी अब भाषा का प्रयोग करते पाए जाते हैं। इस प्रकार के भाषा प्रयोगों में प्रयोग वक्ताओं के चरित्र और उनकी सांस्कृतिक विरासत का पता चलता है। विशिष्ट भाषा भाषा के सामान्य पक्ष से अलग उसका एक विशिष्ट पक्ष भी होता है। भाषा के विशिष्ट पक्ष से अभिप्राय है कुछ विशिष्ट व्यवसायों अथवा कार्यों से संबंधित भाषा। इसके अंतर्गत व्यवसाय के अनुरूप शब्दावली अथवा विशेष प्रयोग आते हैं, जैसे वकीलों की भाषा, अध्यापकों की भाषा, व्यापारियों की भाषा, सटोरियों की भाषा, दलालों की भाषा, धोबियों की भाषा, कहारों की भाषा, कुम्हारों की भाषा। वकीलों की भाषा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में धर्मेंद्र का मुकदमा पेश है, उस पर हर्जे खर्जे की डिग्री हो गई है। ठीक। डॉक्टरों की भाषा, आप अपना ब्लड और स्टूल टेस्ट कराइए, अच्छा हो कि एक्सरे भी करा ले। ठीक। अध्यापकों की भाषा, प्रस्तुत विषय की व्याख्यान करने से पहले यह समीचीन प्रतीत होता है कि हम सर्वप्रथम प्रसंग विशेष का परिचय प्राप्त कर लें, क्योंकि प्रसंग निरपेक्ष होने पर अर्थ के अनर्थ होने की आशंका रहती है। दर्जियों की भाषा, दरअसल कपड़े की सिलाई कटाई पर मुनहरिसी होती है, फिर कुर्ते की सिलाई तो हाथ की बखिया के बिना मजा नहीं देता। उदाहरण, उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संरचना तो सामान्यतः भाषा की प्रकृति के अनुरूप होती है, पर शब्दावली पर बहुत कुछ संबद्ध व्यवसाय की विशेषताओं का प्रयोग रहता है। गुप्त भाषा भाषा का एक प्रयोग गोपन सापेक्ष भी होता है। भाषा जब गुप्त साधन के रूप में प्रयुक्त होती है तब उसके दो उद्देश्य होते हैं, पहला मनोरंजन और दूसरा मंतव्य गोपन। काव्य में जो कूट प्रयोग होते हैं उनका उद्देश्य अधिकांशतः मनोरंजन होता है, लेकिन कभी कभी किसी सांप्रदायिक सिद्धांत का निरूपण भी उनसे होता है। जरायम पेशा लोग, तस्कर, व्यापारी, क्रांतिकारी आदि केवल अपने वर्ग के लोगों के साथ गुप्त संभाषण के हेतु गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके वर्ग से इतर लोग वास्तविक उद्देश्य को न समझ सकें तथा उनकी योजनाओं से अनभिज्ञ रहें। वस्तुतः ये लोग शब्दों का प्रयोग समानतः स्वीकृत शब्दार्थों से इतर अर्थों में करते हैं। यह नया अर्थरोह प्रायः अर्थादेश के रूप में होता है। रिश्वत के लिए देवताओं की भेंट, मारने पीटने के लिए पूजा करना, पैसा पास करने के लिए अंटी गरम होना आदि प्रयोग इस प्रकार की भाषा के निर्देशन हैं। गुप्त भाषाओं में समानतः निम्नलिखित जो विशेषताएं हैं उसे भी देख लीजिए। पहला, संकेतात्मकता। गुप्त भाषा का अधिकांश भाग संकेतात्मक होता है। गुप्त भाषा का अधिकांश भाग संकेतात्मक होता है। इस प्रकार की भाषा में जो प्रयोग पाए जाते हैं वह भाषा में स्वीकृत होते हैं, लेकिन उनका विपरीत सर्वथा भिन्न होता है। बैरगिया नाला पर साधु वेश में रहने वाले 3 चोरों की कथा बहुत प्रसिद्ध है। जब कोई असामी या शिकार नजर आता था तो वे दामोदर, वासुदेव, नारायण आदि शब्दों का प्रयोग करते थे। इन प्रयोगों के क्रमशः अर्थ हुआ करते थे। पैसे वाला है दामोदर, बांस मारो, नाले में फेंक दो। युद्ध काल में विशेष रूप से कुछ संकेत बना दिए जाते हैं।
जिनका उद्देश्य शत्रु पक्ष के लोगों से सावधान रहना होता है। गुप्त भाषा का संपूर्ण विधान समझौता या निर्णय के सिद्धांत के अनुसार होता है। सारे संकेत और उनके अर्थ पूर्व निश्चित होते हैं, जिन्हें निर्णायक दल ही समझ पाते हैं। सांकेतिक रचना सामान्यतया स्वीकृत भाषा के प्रयोग के स्थान पर अव्यवस्थित रचना के रूप में भी गुप्त भाषा काम आती है। इसके लिए समानतः दो पद्धतियां प्रयोग में आती हैं: विपर्य तथा स्वीकृत व्यवस्था के भीतर अतिरिक्त प्रयोग। प्राचीन कवि विपर्य ध्वनि पर ही रचना काल का निर्देश किया करते थे। ठीक। मुनि पुनि रसन के रस लेख, दसन गौरी नंद को लिखी सुबल संबत फेक। ठीक। इस पंक्ति में वाम गति से साहित्य लहरी का रचना काल दिया है। इसमें प्रयोक्ता की गोपन वृत्ति क्रियाशील है। आज भी बच्चे बड़ी दक्षता के साथ कहते हैं, सै पे ओला सै पे लाओ, मगर नीपाहीन है, गर्म पानी नहीं है। ठीक। दूसरी पद्धति में रचना का क्रम तो वही रहता है जो व्यवस्था से मान्य है, लेकिन उसमें बीच बीच में कुछ ध्वनियों अथवा अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, यथा मरफू, झफ, करफी, नरफ, फरी, फी, जरफ, फान, रफा। ठीक। मुझको नहीं जाना है। ठीक। चम, चहे, चको, चबूल, चला, चला चओ, महेश को बुलाओ। ठीक। महेश को बुलाओ। गोपनीयता की प्रवृत्ति की अपेक्षा इस पद्धति में मनोरंजन की प्रवृत्ति प्रधान है। कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज। भाषा का कृत्रिम होना उसका सहज के विरोध में होना है। भाषा का कृत्रिम होना उसका सहज के विरोध में होना है। भाषा का सहज होना, भाषा का कृत्रिम होना उसका सहज के विरोध में होना है। यह भाषा मनन चिंतन के बाद गढ़कर बनाई जाती है। इसके संबंध में मेरियो पेड़ के विचार दृष्टव्य है। यह भाषा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाई गई अथवा उत्पन्न की जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अथवा किसी विशिष्ट समूह के प्रयोग के लिए होती है। भाषा भेद से उत्पन्न समस्याओं एवं बाधाओं को दूर करके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए एक सामान्य भाषा की रचना करना ही कृत्रिम भाषा का उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य जितना ही महान है उतना ही दुरूह भी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृत्रिम भाषाएं बनाने के अनेक प्रयास किए जा चुके हैं। एस्पेरांतिदो, ठीक, इंडियो नामक उल्लेखनीय कृत्रिम भाषाएं हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है। एस्पेरांतो मानव निर्मित भाषाओं में यह सर्वाधिक प्रमुख भाषा है। इसके जानने वालों की संख्या अनुमानतः 1 करोड़ है। डॉक्टर एल जामेनहाफ ने सर्वप्रथम 1887 में अपनी इस अभूतपूर्व भाषा को संसार के सामने रखा। डॉक्टर जामेनहाफ यूरोप की लगभग सभी भाषाओं के जानकार थे। शुरू में लोग इसकी ओर आकर्षित नहीं हुए, लेकिन यह स्थिति देर तक नहीं रही और शीघ्र ही यूरोपीय विद्वानों को इसका महत्व विदित होने लगा। इसके प्रचार के लिए इसी नाम से एक संस्था खोली गई। राष्ट्रसंघ लैंग्वेज ऑफ नेशन ने सभी राष्ट्रों से इसे अपनाने और स्कूलों में इसके पढ़ाने की व्यवस्था का अनुरोध किया। 1925 में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफिक संघ ने इसकी बहुत प्रशंसा की तथा इसे बहुत ही वैज्ञानिक एवं स्पष्ट भाषा बताया। 1927
1927 में संसार के 44 प्रधान रेडियो स्टेशनों में इसके विषय में इसी भाषा में भाषण दिए गए। एस्पेरांतो भाषा में मौलिक पुस्तकों की रचना हुई। अनुदित पुस्तकों की संख्या तो बहुत है, सब मिलाकर 4000 से अधिक पुस्तकें और अनेक पत्रिकाएं इसमें निकल रही हैं। डॉक्टर जॉन मेह हाफ ने इस भाषा को बनाने के लिए अनेक भाषाओं के व्याकरण का विश्लेषण किया। अपने विश्लेषण के आधार पर उन्होंने इस भाषा को 16 नियमों पर आधारित किया। इन 16 नियमों को समझना बहुत सरल है। एस्पेरांतो के लिए बनाए गए व्याकरण में सादृश्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से यह श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। तुर्की भाषा की भांति इसका प्रत्यय विधान बहुत स्पष्ट है। इसकी लिपि रोमन है तथा यह अंग्रेजी भाषा की भांति पढ़ी जाती है, लेकिन इसके उच्चारण में अंग्रेजी जैसी अव्यवस्था नहीं है। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इसके शब्द धातुओं पर आधारित हैं तथा इसका शब्द समूह भारोपी भाषा पर आधारित है। लैटिन से अनुमानतः 60%, ट्यूटानिक से करीब 30%, अन्य भाषाओं से 10% धातु ग्रहण की गई हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में इसमें कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया, लेकिन सुझाव के अस्वीकृत हो जाने पर लुई द ब्रूफो महोदय ने एस्पेरांतो की अपेक्षा अधिक उपयोगी, सरल एवं वैज्ञानिक भाषा ईडो का 1907 में निर्माण किया। इसी प्रकार सारेस्यू महोदय ने एस्पेरांतो में कुछ सुधार करके एस्पेरांतिदो की रचना की। उपर्युक्त कृत्रिम भाषाओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने पर यह संदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि ये सभी भाषाएं सीखने और व्यवहार में लाने की दृष्टि से पर्याप्त सरल हैं, लेकिन न तो इनमें से कोई भाषा अभी तक विश्व भाषा बन पाई है और न ही यह आशा है कि भविष्य में भी इसमें कोई भाषा विश्व भाषा बन पाएगी। कृत्रिम भाषाओं की सीमाएं निम्नलिखित है। यह काम चलाऊ हो सकती है तथा गंभीर विषयों का प्रतिपादन इसके द्वारा संभव नहीं। विकास मूलक गुणों से वंचित होने के कारण इसमें साहित्यिक रचना संभव नहीं। कृत्रिम भाषा किसी भी भावात्मक प्रक्रिया को जन्म देने अथवा उसे संचालित करने में असमर्थ होती है। ठीक, सबसे मेन कारण यही है। मिश्रित भाषा ठीक। तो प्यारे साथियों, लगभग 1 घंटा हो गया है, तो हम लोग यहाँ से अब अगले वीडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आप सभी साथियों से पुनः साहित्यिक सहृदय सभी निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मिक आभार।